हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई ऑनलाइन चैनल पे। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे डीपीपी जो कि बेस्ड है गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस पे। आपको याद होगा गॉस लॉ की हमने बातें करी थी और कुछ पार्ट, एक्चुअली पूरे गॉस लॉ को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था। पहले पार्ट में गॉस लॉ पढ़ा था, उसके कुछ एप्लीकेशंस देखे थे, और सेकंड पार्ट में फर्दर हम एप्लीकेशंस पे आए थे और हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें हम गॉस लॉ से रिलेटेड कवर की थी। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अब मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आपने डीपीपी को सॉल्व किया होगा। डीपीपी आपको पता है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते थे, तो डीपीपी आपने की होगी, कोई डाउट आया होगा तभी आप यहां पे आए हो। ठीक है, तो डीपीपी जरूरी है, हर लेक्चर में बात बोलता हूं और बार बार बोलता रहूंगा, तुम कितना भी परेशान हो जाओ मैं तो बोलूंगा डीपीपी बहुत जरूरी है, सॉल्व करना है। चलिए भाई, मेरा नाम तो जानते ही हो, मैं हूं आशीष कपलेश। पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं, मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं और अब आप लोगों की बारी है। तो बस इतना सा कर लो कि जो बातें मैं बोलता हूं उनको फॉलो करो। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जो चीजें मैं यहां क्लास में बताऊंगा उनके नोट्स बनाने जरूरी है। अपने हाथों से नोट्स बनाओ, बहुत फायदेमंद रहेंगे आप लोगों के लिए। इसके अलावा डीपीपी, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, बहुत जरूरी है, सॉल्व करना है। ठीक है, सो डीपीपी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहां पे जाइए, डीपीपी को डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए, जरूरी है। कोई डाउट आता है, किसी क्वेश्चन में समस्या आती है, तो भाई उसका वीडियो सॉल्यूशन भी हम बनाते हैं, तो वीडियो सॉल्यूशन आप देखिए और ये आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जैसा कि मैं हमेशा कराता हूं बेटा, कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है तो 3 से 4 लेक्चर्स में प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराता हूं, जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं करा देता हूं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस ही अल्टीमेटली हमारा गोल है कि हमसे क्वेश्चन होने चाहिए, तो उसकी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, लेकिन इसके अलावा और क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आप खुद से सॉल्व कीजिए। सेम कहानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ होगी बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, लेकिन इसके अलावा भी और क्वेश्चंस होते हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं। आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली टेस्ट, या फिर जो आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, या फिर आपको वन शॉट, या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, हर एक चीज हम आपको समय पे प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत स्मूथली चलेगी। बस इतना सा कर दो यार, जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करते हुए चलो, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा बेटा। ठीक है, तो पेन और पेपर ले आओ। अभी तो पेन और पेपर ले आओ, क्योंकि कोई क्वेश्चन अगर आता है तुम्हारे आंखों के सामने तो वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना एंड चेक करना क्या उस क्वेश्चन का आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। तो शुरू करते हैं पहले के सवाल के साथ। मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। बेटा करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है, तो पहला ऑप्शन कहता है गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है कि भैया अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, यानी कि यहां पे ऐसा वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है तो ही गॉस लॉ लगा सकते हो। अगर आपको ऐसा वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहीं दिखा तो गॉस लॉ वैलिड नहीं होगा। ऐसी बातें कहता है ये। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब बराबर बराबर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ही गॉस लॉ लगा सकते हो। अगर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो गॉस लॉ नहीं लगा सकते। तो ये बिल्कुल गलत बात है बेटा। गॉस लॉ को इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता है कि भाई वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर एसिमेट्रिक है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट बोला इन्होंने। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम। ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है, गॉस लॉ को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है कि चार्ज को कहां रखा गया है। हाँ, गॉस लॉ को फर्क पड़ता है कि एनक्लोज्ड चार्ज क्या है, अंदर कितना चार्ज है, अंदर कितना चार्ज है, इससे फर्क पड़ता है। अब वो वैक्यूम में रखा है, किसी मीडियम में रखा है, हमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप गॉस लॉ का फॉर्मूला लगाते हो सो क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करते हो, है ना। तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि वैक्यूम के लिए ही बात करेंगे, कोई और मीडियम आएगा तो एप्सिलॉन आ जाएगा, यहां पे फिर यहां पे कोई और मीडियम आ जाए तो एप्सिलॉन आ जाएगा। तो ऐसी दिक्कत नहीं है बेटा, इन सब चीजों को लेकर परेशान मत हो। तो गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम, बिल्कुल गलत बात है। कोई और मीडियम होगा तो भी गॉस लॉ लगाया जा सकता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय द गॉस लॉ इज द फील्ड ड्यू टू द चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, बिल्कुल गलत बात है। लेक्चर के दौरान मैंने आपको बताया था कि जब आप फॉर्मूला लगाते हो ई ए इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट का, बेटा जब आप फॉर्मूला लगाते हो ई ए इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट का, तो इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बेटा सारे के सारे चार्जेस की वजह से होती है। ऐसा नहीं कि भाई अंदर जो चार्ज है उसी को कंसीडर करेंगे, है ना, ऐसा नहीं बेटा कि अंदर के चार्जेस को कंसीडर करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस की वजह से आती है।
हाँ, एनक्लोज्ड वाले में आप सिर्फ उन्हीं चार्जेस को कंसीडर करिएगा जो अंदर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप सारे चार्जेस को कंसीडर करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से आती है, और यहां पे जो आप पुट करोगे वो सिर्फ एनक्लोज्ड चार्जेस होंगे। तो ये स्टेटमेंट बहुत गलत बोला इसने। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय द गॉस लॉ इज द फील्ड ड्यू टू द चार्जेस एनक्लोज्ड। ना 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 भैया, इट इज द फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, इट इज द फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन कहता है द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस ड्यू टू ऑल चार्जेस इज इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू द चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। बेटा ये क्या है, ये क्या लिखा हम लोग यहां पे, सर इट इज द फ्लक्स ड्यू टू ऑल चार्जेस। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो क्या सभी चार्जेस की वजह से है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो सभी चार्जेस की वजह से है। तो EA इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ऑल द चार्जेस। और यहां पे बेटा ये क्या है, इट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एनक्लोज्ड चार्जेस, इट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एनक्लोज्ड चार्ज। तो क्या ये दोनों बराबर है क्या? हां सर बिल्कुल बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द ऑल चार्जेस, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ड्यू टू ऑल द चार्जेस इज इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू द चार्जेस एनक्लोज्ड, या फिर फ्लक्स ड्यू टू द एनक्लोज्ड चार्ज। तो बिल्कुल सही बात बोली गई है यहां पे कि सारे के सारे चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे के सारे चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका जो फ्लक्स होगा ना वो बराबर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द एनक्लोज्ड चार्ज की। यही तो बात गॉस लॉ से हमें पता चली थी बेटा, है ना। तो यहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है जो कि है डी ऑप्शन, और यहीं पे इस पे ताला लगा दीजिए। छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी बातें आप लोगों को। किया नोट सभी ने? चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमसे क्या बोलता है, अ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज प्लास्टिक प्लेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P क्लोज टू द सेंटर ऑफ द प्लेट इज 10 वोल्ट पर मीटर। बेटा प्लास्टिक प्लेट है, और प्लास्टिक प्लेट एक क्या है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट होती है ना। सो प्लास्टिक प्लेट इज अ नॉन कंडक्टिंग प्लेट, और यहां पे चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बेटा किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को जब आपने चार्ज दिया था तो चार्ज उसके वॉल्यूम में फैल गया था, ऐसा ही हुआ था। किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को जब आप चार्ज देते हो तो वो चार्ज जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है उसके वॉल्यूम में। वैसे ही अगर किसी प्लेट को कौन सी प्लेट, नॉन कंडक्टिंग प्लेट, अगर किसी नॉन कंडक्टिंग प्लेट को आपने चार्ज दिया, किसी भी नॉन कंडक्टिंग प्लेट को अगर आपने चार्ज दिया तो वो सारा का सारा चार्ज इसके वॉल्यूम में फैल जाएगा। नॉन कंडक्टिंग बोले तो प्लास्टिक, नॉन कंडक्टिंग बोले तो प्लास्टिक। तो किसी भी नॉन कंडक्टिंग प्लेट को अगर चार्ज दोगे तो पूरा इसके वॉल्यूम में फैल जाएगा, और वॉल्यूम में फैलने के कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों दिशाओं में बना देगा। तो यहां पे जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो लिखोगे 2EA इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E का फॉर्मूला बनता है Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। E का फॉर्मूला बनता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि किसी भी नॉन कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P क्लोज टू द सेंटर ऑफ द प्लेट इज 10 वोल्ट पर मीटर। तो यहां पे एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट है बेटा, नॉन कंडक्टिंग प्लेट में चार्ज उसके वॉल्यूम में फैल जाता है। इससे करीब कोई पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दैट विल बी अ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इन्होंने बोला है ये भाई साहब ये है 10 वोल्ट पर मीटर। अब इन्होंने बोला इफ द प्लास्टिक प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय अ कॉपर प्लेट, अगर इस प्लास्टिक प्लेट को आप रिप्लेस कर दें विद द कॉपर प्लेट, तो कॉपर तो एक कंडक्टर होता है
बेटा कॉपर प्लेट एक कंडक्टर है, और अगर आपने इसको रिप्लेस किया विद द कॉपर प्लेट तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये कॉपर प्लेट हो गई बेटा, और कॉपर प्लेट कैसी होती है? कंडक्टिंग होती है सर। कॉपर प्लेट कैसी होती है बेटा? कंडक्टिंग होती है सर। और एक कंडक्टिंग प्लेट है तो जो भी चार्ज दोगे वो इसके सरफेस पे रहेगा। तो जो भी चार्ज आपने दिया वो इसके सरफेस पे रहेगा, और चार्ज अगर सरफेस पे रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, किसी भी कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, किसी भी नॉन कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है। अंतर याद रहेगा। प्लास्टिक प्लेट थी, इट इज अ नॉन कंडक्टिंग प्लेट, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 10 वोल्ट पर मीटर था। जब एक कॉपर प्लेट आपने यूज करी तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, जो कि आई थिंक बनता है बेटा कितना? 2 टाइम्स ऑफ E, यानी कि कितना बन जाएगा? 20 वोल्ट पर मीटर। सोचो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 10 वोल्ट पर मीटर। So 2 times of E is equals to sigma by epsilon naught equals to E dash। तो बेटा यहां पे E का वैल्यू कितना है? 10 है। So 2 into 10 equals to E dash। So E dash comes out to be 20 volt per meter। This is the electric field due to the conducting plate। किसी भी कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो यही है 20 वोल्ट पर मीटर, जो कि मुझे मिलेगा डी ऑप्शन में। तो बेटा यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आ रही है। किसी भी नॉन कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन किसी कंडक्टिंग प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा बेटा, क्योंकि जो चार्ज आपने दिया वो एक साइड है, प्लेट है, मोटी होती है प्लेट, शीट की तरह पतली नहीं होती। प्लेट मोटी होती है, उसकी थिकनेस होती है बेटा। अब अगर प्लेट मोटी है, थिकनेस है, तो चार्ज एक तरफ रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ बनेगी, तो फिर आपका फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। बट इफ इट इज अ केस ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग, तो नॉन कंडक्टिंग के केस में जो भी चार्ज आप दोगे वो उसके वॉल्यूम में चला जाएगा बेटा, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी बनाएगा। सो 2EA इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बनता है फॉर द नॉन कंडक्टिंग प्लेट। याद रखिएगा इस बात को। सो यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसका फाइनल आंसर ऑप्शन डी है 20 वोल्ट पर मीटर। तो इसको छाप लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? सच में पक्का छाप लो यार ये सारी बातें जल्दी से। हो गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम। बेटा कोई स्मॉल वॉल्यूम है, उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, the flux of the electric field through a spherical surface of radius 10 cm surrounding the total charge is 25 volt per meter। बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं जिनको कि हमने किसी स्मॉल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस सराउंडिंग द टोटल चार्ज। यहां पे मान लीजिए कोई स्फेरिकल सरफेस है और ये छोटा सा पार्ट है जिसमें सारे चार्ज हमने यहां पे रख दिए हैं। ये चार्जेस यहां पे रखे गए हैं बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है यहां पे सब जगह। यहां पे एक सरफेस हमने ले लिया थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, इसका रेडियस बेटा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहां पे इससे जो फ्लक्स आ रहा है, या फिर मैं बोलूं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो है 25 वोल्ट मीटर। द फ्लक्स ओवर अ कॉन्सेंट्रिक स्फेयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। बेटा इस स्फेयर का एक कॉन्सेंट्रिक स्फेयर होता है। कॉन्सेंट्रिक स्फेयर का मतलब समझते हो आप लोग? कॉन्सेंट्रिक स्फेयर का मतलब समझते हो क्या सर? यहां पे एक स्फेयर तो ये हो जाएगा, इसके कॉन्सेंट्रिक एक स्फेयर और हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, और ये 20 सेंटीमीटर वाला। इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था 25 वोल्ट पर मीटर, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था 25 वोल्ट पर मीटर। तो बताइए बेटा इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? ई डैश। क्या बोले?
किसी भी छोटे से वॉल्यूम के अंदर हमने चार्ज रख दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके चारों तरफ एक स्फेरिकल सरफेस से जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इस स्फेरिकल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रिक चार्जेस वो है 25 वोल्ट मीटर। इस स्फेरिकल सरफेस के कॉन्सेंट्रिक एक और सरफेस है, इस स्फेरिकल सरफेस के कॉन्सेंट्रिक एक और सर्कल है बेटा, एक और स्फेयर है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। अंदर वाले के सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 25 वोल्ट मीटर है तो बाहर वाले पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये आपको बताना है। तो भाई ये कैसे बताया जाए? हाँ क्या करें सर इसके लिए? पहली चीज तो समझो कि यहां पे स्फेरिकल सरफेस बोल दिया है, इसके सरफेस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आई थिंक वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बनता है। याद आ रहा है कुछ? इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस पे अगर हम किसी भी स्फेरिकल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो या तो के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर बनता है, और अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए सो इट कम्स आउट बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी, क्लियर है ये बातें सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की? हाँ सर बिल्कुल रही है, यही होता है ना फॉर्मूला बेटा, याद आया कुछ? बेटा यहां पे एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वाला पार्ट होता है, सिग्मा कहलाता है बेटा चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो भी कांस्टेंट होता है। तो अल्टीमेटली हुआ यूं कि इसको रेडियस से फर्क नहीं पड़ता है, इसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि इसका रेडियस क्या है। अगर यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की हम बात करें तो वो सेम ही रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो वो कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो वो भी कांस्टेंट है। तो इस केस में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली भी उतनी ही होगी जितनी अंदर थी, यानी कि 25 वोल्ट मीटर। सोचो जरा क्या ये बात सही रहेगी? देख लो क्या ये बात सही रहेगी बेटा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के तहत सिग्मा कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही रहती है अपने पास। और अगर ऐसे है तो सर ठीक है, बाहर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर पे भी पूछोगे तो वो भी उतना ही रहेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट रहेगा तो इट कैन बी रिटन एज 25 वोल्ट मीटर। देख लो जरा एक बार, ठीक है भाई? अरे भाई दोनों स्फीयर के लिए जो चार्जेस एनक्लोज्ड है वो सेम है, तो सिग्मा सेम हुआ, सिग्मा सेम हुआ। यार गॉस लॉ से पढ़ा है ना तुमने? हाँ, तो वही वाली कहानी है यहाँ पे। तो सिग्मा सेम हो जाएगा, जिसकी वजह से बाहर अंदर वाले स्फीयर की बात करो या फिर बाहर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे सेम रहेगी। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बोला गया है एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू को एक आइसोलेटेड मेटल क्यूब के पास लेके आ लो। बेटा एक आइसोलेटेड मतलब अकेला है ना? अकेले तो हम भी हैं सर, तुम्हारे पास भी चार्ज को लेके आएंगे फिर। चलो सो क्या हुआ, यहां पे एक आइसोलेटेड अकेला है मेटल का क्यूब। बेटा जब भी वो मेटल का क्यूब बोले तो आप इसकी भावनाओं को समझिए कि वो कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है? उसने बोला है मेटल का क्यूब, मैं समझ गया कंडक्टर की बात है। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू को, बेटा यहां पे एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज प्लस का क्यू, जैसे मैं पास में लेके आया तो अगर ये मेटल क्यूब बेटा यहां पे न्यूट्रल है तो इसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज। मेरे बच्चे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को पास में लेके आऊंगा तो क्या होगा, इसके साथ चारों तरफ नेगेटिव चार्ज छा जाएंगे। हाँ, पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, द क्यूब बिकम नेगेटिवली चार्ज। बिल्कुल गलत बात है सर, नेगेटिवली चार्ज कैसे हो सकता है, अभी तो न्यूट्रल था वो। द क्यूब बिकम पॉजिटिवली चार्ज, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा भी नहीं हो सकता। द इंटीरियर बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द सरफेस बिकम नेगेटिवली चार्ज। यार सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये बात तो समझ आती है, लेकिन इंटीरियर की बात कर रहे हैं बेटा। अगर ये क्यूब की बात कर रहा है मेटल क्यूब की बात कर रहा है, और अगर यहां पे अंदर कैविटी है, अगर यहां पे अंदर कैविटी होती है तो भाई अंदर की तरफ तो कोई चार्ज जाएगा नहीं, जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पे रहता है। कंडक्टर की एक खासियत समझिए तुमने क्या, कि सर कंडक्टर पे जो भी चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे रहता है ना? तो कैविटी हो ना हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो कंडक्टर है, जो भी चार्ज होगा सरफेस पे होगा। तो ये जो बोल रहे हैं ना इंटीरियर बिकम द पॉजिटिवली, ये मुझे अच्छा नहीं लगा सर, है ना? ये जो बोल रहे हैं ना इंटीरियर बिकम पॉजिटिवली चार्ज, सर पहली बात तो ये कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर पे चार्ज उसके सरफेस पे होता है, ना कि इंटीरियर पे होता है।
फोर्थ ऑप्शन देखिए, द इंटीरियर रिमेन्स चार्ज फ्री। हाँ, ये सुन के बड़ा सुकून मिला मुझे कि अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। अब चार्ज जो भी है वो सरफेस पे होगा, और वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें। ठीक है, क्या बोले सर, कंडक्टर है, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, जो भी चार्ज होगा सरफेस पे होगा। अब यहां पे क्योंकि देखो क्यूब है, किसी एक साइड अगर आप चार्ज को लेके आओगे, ठीक है, क्योंकि इट्स अ क्यूब बेटा, और क्यूब में किसी एक तरफ चार्ज को लेके आओगे तो जहां पे चार्ज लेके आओ वहां पे तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, दूसरी तरफ कम होंगे। तो यहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाला चार्ज का बेसिकली। ठीक है, तो यहां पे चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। यही चार्ज को अगर अंदर रखते तो बात अलग थी, लेकिन आप बाहर लेके आए हो, जिस साइड के पास में आप चार्ज रखोगे वहां पे तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी जगहों पे थोड़ा कम चार्ज होगा, है ना। तो यहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है चार्जेस का, तो यहां पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो जाएगा ड्यू टू द इंडक्शन। आपको बताया था इंडक्शन में क्या होता था, बोला था ना कि एक न्यूट्रल स्फीयर होता है जिसके पास अगर चार्ज लेके आओ तो सारा यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाता है। हाँ, तो वही बात है यहाँ पे, है ना। सो यहाँ पे चार्जेस जो है अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज अ कंडक्टर। कंडक्टर की एक टेंडेंसी है जो भी चार्ज होता है उसके सरफेस पे होता है। तो ये जो बातें बोली जा रही है ना कि इंटीरियर में कोई चार्ज नहीं है, बाहर चार्ज रहेगा, और वो जो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म है, बिकॉज जिस साइड आप चार्ज को लेके जाओगे उसी साइड यहां पे ज्यादा चार्ज मिलेगा, बाकी जगह कम चार्ज मिलेगा आपको फिर। ठीक है, तो इंडक्शन की वजह से यहां पे चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है फिर। तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है बिकॉज ऑफ द इंडक्शन, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चे जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट? चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बोलता है फिगर शोज अ क्लोज्ड सरफेस। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक क्लोज्ड सरफेस है जो कि डॉटेड लाइन से बनाया है, विच इंटरसेक्ट विद द कंडक्टिंग स्फीयर। ये कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा जो कि इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ अ पॉजिटिव चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द पॉइंट P, बेटा P पॉइंट पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जाए, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस, तो इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स आएगा वो कैसा होगा बेटा? जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर अनडिफाइंड होगा? बोलो तो। यहां पे कंडक्टिंग स्फीयर था, यहां पे एक प्लस का चार्ज रख दिया लाके, तो इस क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो किस प्रकार का फ्लक्स होगा? क्या वो जीरो फ्लक्स होगा, क्या वो पॉजिटिव फ्लक्स होगा, क्या वो नेगेटिव फ्लक्स होगा, या फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा? हाँ भाई, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। मुझे पता है तुमने सॉल्व किया होगा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो वैसे भी। अगर यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो डेफिनेटली सी बात है जितने पॉजिटिव चार्ज है वो सारे यहां पे आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज सारे यहां आ जाएंगे। बेटा क्लोज्ड सरफेस के अंदर देखो, बेटा इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर देखो किस प्रकार का चार्ज है। सो एनक्लोज्ड चार्ज जो यहां पे होगा बेटा, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है अगर वो पॉजिटिव है तो यहां पे जो फ्लक्स होता है बेटा वो भी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहां पे इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज आ रहा है वो किस प्रकार का चार्ज है मेरे बच्चे? पॉजिटिव चार्ज है। सर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर के पास एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। कंडक्टिंग स्फीयर के पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो यहां पे हुआ इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दूर भगा रहा है, माइनस वाले को पास बुला रहा है, यहां सारे माइनस आ गए, यहां सारे प्लस आ गए। यह जहां पे पॉजिटिव चार्ज आया ना वो क्लोज्ड सरफेस के अंदर है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज आया है वो क्लोज्ड सरफेस के अंदर है, और जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर होता है वो है एनक्लोज्ड चार्ज जो कि पॉजिटिव है। अगर एनक्लोज्ड चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स भी उस केस में क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। तो यहां पे फ्लक्स कैसा आएगा? पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। यहां पे फ्लक्स कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। छाप लीजिए जल्दी। हो गया भाई, नोट कर लिया ना तुम लोगों ने? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं फिर। तो बेटा अगला सवाल क्या कहता है? स्मॉल मेटल स्फीयर ए हैज अ चार्ज Q ऑन इट, द फील्ड एट द पॉइंट B आउटसाइड द स्फीयर इज E। तो यहां पे एक मेटल का स्फीयर है A, स्मॉल मेटल स्फीयर बोला है इसलिए एक छोटा सा मेटल स्फीयर बनाते हैं A जिसपे चार्ज है Q। इस मेटल के स्फीयर से R डिस्टेंस पे, इस मेटल के स्फीयर से R डिस्टेंस पे
एक पॉइंट है बी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस स्फीयर इज ई। इसी पॉइंट पे नाउ अनदर स्फीयर ऑफ सेम रेडियस, एक और स्फीयर है बेटा जिसका रेडियस सेम है लेकिन चार्ज उस पे माइनस का 3q है, उसको मैंने बी पॉइंट पे रख दिया, तो यहां पे मैं एक और स्फीयर रख रहा हूं जिस पे चार्ज माइनस का है। सो दिस इज द पॉइंट बी, यहां पे एक और स्फीयर रखा जिस पे चार्ज माइनस का है। बेटा दिस पॉइंट इज योर ए, दिस पॉइंट इज योर बी। ए की वजह से बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एट बी इज इक्वल्स टू ई। तो क्या बोल रहे हैं बेटा, द टोटल फील्ड एट द मिड वे बिटवीन, अरे यार ये क्या हो गया, ये तो फील्ड पूछ रहा है हमें लगा गॉस लॉ का होगा, उसने तो फील्ड ही पूछ लिया। चलो कोई बात नहीं, क्या हम लोग फील्ड बता पाएंगे? सब बिल्कुल मिड पॉइंट पे पूछा है, तो दिस डिस्टेंस विल बी योर r/2 एंड दिस डिस्टेंस विल बी योर अगेन r/2। फील्ड पूछा है बेटा तो ये डिस्टेंस r/2 होगा, वो r/2 होगा। ये इसकी वजह से फील्ड EA इस तरफ आएगी, नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड EB इधर आ जाएगी, और इस पॉइंट पे लेट्स से दिस इज द सेंटर पॉइंट C, दिस इज द सेंटर पॉइंट C, इस पॉइंट पे नेट फील्ड जो आएगा, इस पॉइंट पे नेट फील्ड जो आएगा वो होगा EA प्लस EB। यही पूछा था, हाँ मुझे लगा कुछ और पूछेगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कुछ और सोच रहे थे, ये कुछ और निकला, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बच्चे क्या KQ/r² को E लिख सकते हैं क्या? इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E था, इस स्फीयर की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड था KQ/r² जो कि E के बराबर था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो A की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा, इट इज गिवन बाय KQ डिवाइड बाय r/2 का होल स्क्वायर प्लस, बेटा मैंने डायरेक्शन पहले ही कंसीडर कर लिया है, कोई भी अपना दिमाग ना लगाएं, माइनस का सोच के माइनस पुट करोगे, मैं पहले ही डायरेक्शन कंसीडर कर चुका हूं। बी पे लिखेंगे K इंटू 3Q डिवाइड बाय r/2 का होल स्क्वायर। सो आई थिंक ये बनेगा 4KQ/r² प्लस, बोलो ना, r²/4, r²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 4KQ/r²। यहां पे आओ, 4 इंटू 3KQ/r², बोलो ना, ये भी r²/4, 4 ऊपर जाएगा, 3 ऑलरेडी है बेटा, ये हो जाएगा टोटल मिला के 16KQ/r का स्क्वायर इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट C। बेटा KQ/r² तो E के बराबर था, KQ/r² तो E के बराबर था, तो योर आंसर कम्स आउट बी 16E। चलिए भाई कोई बात नहीं, पुराना कॉन्सेप्ट आ गया तो हमें तो अच्छा है ना, रिवीजन हो रही है। पुराना कॉन्सेप्ट आ गया तो क्या हो गया, हम तो जानते हैं ना इसको पहले से। क्या हमें कोई समस्या आई सवाल को करने में? नहीं आई ना, हमने कर दिया। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, छाप लो इसको जल्दी से। ऐसे परेशान मत हुआ करो छोटी मोटी बातों पे। सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आ गया, हम लोग तो सोच रहे थे गॉस लॉ लगेगा। अरे नहीं है गॉस लॉ, यही जानना जरूरी है तुम लोगों को, क्योंकि एग्जाम में ऐसे हेडिंग डाल के तो देगा नहीं कि भाई ये गॉस लॉ का सवाल है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल है या फिर पोटेंशियल का सवाल है। वो तो आपको सवाल दे देगा, आपको सोचना है कि भाई कौन से कॉन्सेप्ट का सवाल हो सकता है ये, तो वो आपको सोचना पड़ेगा, है ना। चलिए सोच लिया, लिख लिया सभी ने, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं बेटा। अगला सवाल बोला जा रहा है, एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है कुछ, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स सरफेस इज E इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल्ड कीपिंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी अनचेंज्ड, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द न्यू स्फीयर। बेटा सीधी सी बात है, एक चार्ज कंडक्टर है, कंडक्टर बोल दिया है पहली बात उसने, तो मैं समझ गया। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लीजिए ठीक है, एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने इसकी सिग्मा मान ली। इन्होंने बोला सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसका रेडियस लेट से R हो गया, और बेटा इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है।
जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना, उसका फॉर्मूला होता है बेटा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको याद होगा ये सारी बातें, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। उन्होंने बोला कि इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल्ड कीपिंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी अनचेंज्ड, सरफेस चार्ज डेंसिटी को छुए बिना अगर आपने रेडियस को डबल कर दिया, यानी अब आपने स्फीयर ये वाला बना दिया, तो इसमें क्या हो गया बेटा, रेडियस डबल हो गया, 2r हो गया, लेकिन अभी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे जो बनेगा वो अगेन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बनेगा, यानी कि वो अगेन E के बराबर ही बनेगा, कोई चेंज नहीं आता है। तो जब तक सरफेस चार्ज डेंसिटी में परिवर्तन नहीं करोगे तब तक यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पे है कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को एडजस्ट नहीं करते। रेडियस वगैरह से फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ज्यादा रेडियस वगैरह से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो छाप लो जल्दी से इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट? अगले सवाल की ओर चलते हैं बेटा। अगला सवाल कहता है इन द गिवन फिगर द चार्जेस Q1 एंड माइनस का Q1 आर इनसाइड अ गॉसियन सरफेस whereas charge Q2 is outside the surface. The electric field on the Gaussian surface will be, बेटा तो Gaussian surface पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये आपको बताना है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड Gaussian surface पे क्या सिर्फ Q2 की वजह से होगा, या फिर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, या फिर यूनिफॉर्म होगा Gaussian सरफेस पे, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं बेटा। तो गॉस लॉ के हिसाब से phi is equals to EA is equals to Q enclosed upon epsilon नॉट करते हो क्या? यही हम लोग करते थे बेटा। तो यहां पे जो Q enclosed है वो तो अंदर वाले चार्ज आपको लेने हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना बेटा, इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ठीक है। फ्लक्स नो डाउट जीरो होगा क्योंकि जितना अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो फ्लक्स यहां पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सारे के सारे चार्जेस की वजह से ही होगा, ठीक है। बढ़िया, आगे चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं बेटा। अगला सवाल बोला गया है अ लॉन्ग स्ट्रिंग विद द चार्ज ऑफ लैम्डा पर यूनिट लेंथ passes through an imaginary cube of edge A, the maximum flux of the electric field through the cube will be। बेटा यहां पे क्यूब है, यहां पे हमारे पास क्या है, एक क्यूब है सर, और ये जो क्यूब हमारे पास है इस क्यूब से एक लाइन पास हो रही है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इस क्यूब से एक लाइन पास हो रही है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो आप देख सकते हो वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जा रही है अलोंग द डायगोनल ऑफ द क्यूब। अच्छा सर, आपने क्यूब के डायगोनल के अलोंग ही क्यों बोल रहे हो उसको? क्योंकि पहली बात तो वो मैक्सिमम फ्लक्स पूछ रहा है बेटा। फ्लक्स मैक्सिमम तभी होगा जब क्यूब के अंदर मैक्सिमम चार्ज हो, एज पर द फॉर्मूला क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, जितना ज्यादा चार्ज अंदर होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। दूसरी चीज ये क्या है सर, इट इज अ वायर, इट इज अ लॉन्ग स्ट्रिंग विद द चार्ज ऑफ लैम्डा पर यूनिट लेंथ। जितनी ज्यादा लेंथ अंदर होगी उतना ज्यादा चार्ज अंदर होगा। अंदर लेंथ जितनी ज्यादा होगी बेटा चार्ज भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा चार्ज। तो सबसे लंबी लेंथ जो बन रही थी वो अलोंग द डायगोनल ऑफ द क्यूब बनती है, वो है √3a।
बाकी अगर आप फेस डायगोनल की बात करोगे तो फेस डायगोनल पे तो इतनी वैल्यू नहीं आती बेटा। फेस डायगोनल पे अगर आप चेक कर लोगे तो पता चलेगा कि फेस डायगोनल पे जो वैल्यू आती है वो तो सिर्फ √2a होती है। तो सबसे लंबी लेंथ जो होती है वो बॉडी डायगोनल पे होती है, ना कि किसी फेस डायगोनल पे। √3 1.7173 a 1.414 a, डेफिनेटली √3a ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द √2a। तो हमने ये डायगोनल वाली ही लाइन क्यों ली? क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा लेंथ इस क्यूब के अंदर रहेगी। किसी भी क्यूब के अंदर सबसे बड़ी लेंथ जो होती है वो उसके डायगोनल के अलॉन्ग होती है। तो सबसे ज्यादा लेंथ होगी तो सबसे ज्यादा चार्ज होगा बेटा। लेंथ कितनी होती है? √3a। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ। बेटा यहां पे गौर फरमाने वाली बात यह है कि लैम्डा क्वेश्चन में गिवन है, तो Q की वैल्यू होगी लैम्डा इंटू लेंथ, यानी कि √3 टाइम्स ऑफ a। a यहां पे साइड है इस क्यूब का। a इज द साइड ऑफ दिस क्यूब। a क्या हो जाएगा बेटा? इस क्यूब का साइड हो जाएगा। तो Q इक्वल्स टू लैम्डा √3a। Q आ गया। तो बेटा व्हाट अबाउट द फ्लक्स, या फिर वो क्या मांग रहा है? फ्लक्स, हाँ फ्लक्स मांग रहा है। तो फ्लक्स इज गिवन बाय Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा कितना चार्ज है? √3 लैम्डा a डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो √3 लैम्डा a डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फाइनल आंसर जो कि हमें मिलेगा। तो अगर वो आपसे पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लक्स, तो बोलना भैया मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा? √3 लैम्डा a बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर रहेगी बातें सभी को? तो लिख लो भाई जल्दी से इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। छापो जल्दी से। हो गया? समझते हो ना क्यों मैंने ये डायगोनल वाली लाइन ली? क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा चार्ज हो जाएगा फिर। चलिए बच्चे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 0। बेटा अगर फ्लक्स 0 हो गया तो फिर क्या होगा? कौन कौन से केसेस यहां पे पॉसिबल है? बेटा किसी भी क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स 0 होने का मतलब है कि 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती है सर। अगर इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स के बराबर है तो भी फ्लक्स नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। जैसे कि यहां पे देखो, सपोज दिस इज अ क्यूब बेटा, सपोज करो ये कोई क्यूब है, इट इज अ क्लोज्ड सरफेस। अगर इस क्यूब को मैं किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड में रख दूं तो मेरे बच्चे सीधी सी बात है कि इससे जो नेट फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। क्योंकि सर यहां पे अगर आप देखोगे तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी। तो यहां पे तो फ्लक्स हो जाएगा माइनस का EA। बाकियों के लिए तो एरिया वेक्टर फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाता है। इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे, एरिया भी आगे, तो यहां फ्लक्स होता है प्लस का EA। तो यहां पे नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो जितना इनकमिंग फ्लक्स अगर उतने आउटगोइंग फ्लक्स, तो भी फ्लक्स 0 होता है। दूसरी चीज होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। तीसरी चीज होती है कि अगर Q इनसाइड या फिर Q एनक्लोज्ड अगर 0 है तो भी फ्लक्स 0 हो सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं बेटा फ्लक्स 0 होने की। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो जाए, या फिर इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स बराबर हो जाए, या फिर Q इनसाइड 0 हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0। अरे ऐसा कोई जरूरी नहीं है मस्ट बी 0 वाला, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस। नहीं नहीं सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। फ्लक्स इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स बराबर हो जाए तो भी 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी 0 बोले एवरीवेयर ऑन द सरफेस, हाँ ये बन सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए तो बात बनेगी। बेटा इस केस में क्या अंदर कोई चार्ज है क्या? नहीं सर, इस केस में अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अंदर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। भले आप ये वाला केस लगा लो, कोई सा भी केस लगा लो, इनसाइड चार्ज नहीं होना चाहिए। तो द चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी 0। बिल्कुल जी सर, हमने यही बोला। भले आप ये वाला केस ले लीजिए, ये वाला केस ले लीजिए, खैर इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुई होगी। लेकिन सपोज करो यहां पे कोई क्लोज सरफेस है, यहां पे कोई क्लोज सरफेस है और इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है सर, और अगर अंदर कोई चार्ज आ गया तो फ्लक्स 0 नहीं होगा। अगर Q एनक्लोज्ड यहां पे 0 नहीं हुआ तो यहां पे फ्लक्स भी 0 नहीं होगा। तो एनक्लोज्ड चार्ज को तो 0 होना ही पड़ेगा। भले आप तीनों में से कोई सा भी केस ले लो, वहां पे एनक्लोज्ड चार्ज 0 ही होना चाहिए।
तो फ्लक्स जीरो होने के लिए इनसाइड चार्ज को तो जीरो होना ही चाहिए। इन दोनों केसेस में अगर इनसाइड में कोई चार्ज है तो यहां पे फ्लक्स जीरो नहीं हो पाएगा। फिर बचे हुए दो केसेस में, जैसे कि बेटा इस वाले केस में भी अगर Q इनसाइड जीरो नहीं हुआ तो फ्लक्स जीरो नहीं हो पाएगा। फिर इस केस में, तो इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो भी इनसाइड चार्ज जीरो ही होता है ना। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मेरे बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है? जब चार्ज होता है। अगर ये चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा? तो ये भी जीरो। और इस केस में तो इनसाइड फ्लक्स जीरो, चार्ज जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि अगर अंदर कोई चार्ज होगा तो वो अपनी फील्ड लाइंस एक्स्ट्रा निकाल देगा, तो फिर उस केस में इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स बराबर नहीं हो सकते। तो इनसाइड चार्ज को तो जीरो होना ही पड़ेगा, भले तीनों केसेस सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है। तीनों केसेस देखो, यहां पे अगर चार्ज जीरो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, तो वो दिक्कत करेगा। यहां पे अगर चार्ज जीरो नहीं होगा तो इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स कभी बराबर नहीं हो पाएंगे। और थर्ड केस तो खुद ही बोल रहे हैं कि इनसाइड चार्ज जीरो होना चाहिए। तो चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो। द चार्ज इन द विसिनिटी, विसिनिटी बोले तो इस क्लोज्ड सरफेस के आसपास अगर चार्ज जीरो है तो, अरे सर आसपास से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है अंदर वाले से। आसपास के चार्ज से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा अंदर वाले से। तो अगर अंदर का चार्ज जीरो है तो कहानी जीरो होती है। इसके अलावा हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होगी तो भी जीरो हो सकती है। बाकी ये वाला केस भी पॉसिबल है। तो किसी जगह अगर ऑप्शन में लिखा होता कि इनकमिंग फ्लक्स इक्वल्स टू आउटगोइंग फ्लक्स, तो भी यहाँ पे चार्ज सॉरी फ्लक्स जो है वो जीरो होता फिर, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस है, तो आप दोनों में से जो भी टिक लगाओगे आंसर सही कंसिडर किया जाएगा। अगर मेंस में आता है तो, एडवांस में आता है तो दोनों टिक करना कंपलसरी है बेटा, ठीक है। तो अगर मेंस में सवाल आता तो दोनों में से किसी एक पे टिक लगाते, आंसर सही होता। लेकिन अगर यही सवाल एडवांस में आ जाए तो दोनों में से किसी एक पे टिक लगाया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ऑप्शन आप मिस कर गए फिर। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आप लोग। बाकी तो कुछ नहीं, हलवा सा सवाल था, छाप लो इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट सभी ने? सच में? पक्का? बहुत ही बढ़िया। तो यहां पे हमारी डीपीपी जो कि गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस पे बेस्ड थी वो कंप्लीट होती है। बहुत ज्यादा टफ डीपीपी नहीं थी, सिंपल क्वेश्चंस थे, आपने किए होंगे। बस थोड़ा सा ज्ञान चाहिए था। अगर वो ज्ञान हमारे पास है तो आप इन क्वेश्चंस को तो चुटकियों में सॉल्व कर सकते थे। बाकी ऐसे ही और भी डीपीपीज है, वो सॉल्व करना चाहते हो, लेक्चर देखना चाहते हो, या कोई समस्या है उसके लिए वीडियो दोबारा देखना चाहते हो, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे आ जाइए। वहां पे आके आप सीधा जाना IIT JEE में। बेटा IIT JEE में जाओगे तो यहाँ पे मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, वॉच नाउ पे क्लिक करना। जैसे वॉच नाउ पे क्लिक करते हो तो इधर वॉच ऑल वीडियोस, बेटा बिल्कुल इसी तरफ आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो सारे लेक्चर्स, डीपीपीज और उनके वीडियो सॉल्यूशन सब कुछ बेटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक बार वेबसाइट विजिट जरूर कर लेना। तो क्या है कि जिस भी चैप्टर में आपको डाउट होगा सीधा उसी पे जाइएगा, तो सीधा वो लिंक आपको यूट्यूब पे पहुंचा देगा, आपके जो भी वीडियो देखनी थी उस पे। तो रादर देन आप खुद से वीडियो ढूंढो, ये मत करो, ये काम वेबसाइट पे छोड़ दो। सीधा आओ, अपने रिलेटिव जो भी आपका रेस्पेक्टिव चैप्टर है, जो भी रेस्पेक्टिव लेक्चर है जिसमें डाउट है, उस पर क्लिक करो तो सीधा आप अपने लेक्चर पे पहुंच जाओगे। अच्छा, वेबसाइट पे आने का ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई फ्री वगैरह देनी है, बेटा बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। तो आपको जितने बार लेक्चर देखना है उतने बार लेक्चर देखिए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हो कि भाई वहां पे लेक्चर सारे अरेंज करके रखे हुए हैं ना, तो एक बार देख लो, टाइम बचेगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं सो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वो जो बेल आइकन है उसको भी दबा लेना। और ऐसा करने से आपको क्या होगा, सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलेंगे, जो कि आपके लिए जरूरी है। बाकी सेशन को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बोलने जाके कि भाई अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैग्नेट ब्रेन्स आ जाओ, ज्यादा बेटर है, फायदा मिलेगा, ठीक है। और सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। बस इतनी ही बातें थी डीपीपी में। वैसे डीपीपी तुम्हें पता है क्वेश्चंस तो कर ही लेते हो तुम लोग, है ना, इंटेलिजेंट तो हुई सी। तो ठीक है भाई, इतनी ही बातें थी हमारी इस डीपीपी में। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ आ रही होगी, और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।